इस विषय को लेकर के जो आएंगे हमारे वक्ता, उनका मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप का सबसे बड़ा परिचय है कि आपका व्यक्तित्व ऐसी जगह गढ़ा गया है जहाँ से युग निर्माण योजना का सूत्रपात हुआ था। सही बात है, युग निर्माण योजना का सूत्रपात 1956 में मथुरा से हुआ था और वहीं पर गुरुदेव ने युग निर्माण विद्यालय की स्थापना की थी। युग निर्माण विद्यालय मथुरा परम पूज्य गुरुदेव द्वारा स्थापित विद्यालय, जिसके संस्थापक पंडित लीलापत शर्मा जी गुरुदेव के बड़े प्रिय शिष्यों में से हैं और बहुत ही उनका मान था। उनके ही प्रिय शिष्य आप हैं। उसके बाद आप अपनी पढ़ाई BHU से भी किए हैं, B.Ed हैं। राजकीय शिक्षक के रूप में आप चंदौली में कार्यरत हैं। इसके पश्चात आप स्काउट गाइड में भी मास्टर ट्रेनर के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। टीचर ट्रेनर के रूप में आप जाने जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मंच संचालन का आपको बड़ा अनुभव है। इस गायत्री शक्तिपीठ शिवपुरी कॉलोनी नगवा के ट्रस्टी हैं। युवा मंडल काशी जो वाराणसी का जो यहाँ प्रकल्प चलता है अपने शक्तिपीठ पर, उसके संरक्षक हैं। और उत्तराखंड में जो शांतिकुंज हरिद्वार द्वारा अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया चली थी, तो उसमें उत्तराखंड अश्वमेध यात्रा की टोली नायक के रूप में भी आप कार्य कर चुके हैं। मिशन का ढेर सारा अनुभव सुल्तानपुर जिले का भी आपको है और वाराणसी जिले में, चंदौली जिले में भी आप मंच पर एक अच्छे प्रज्ञा पुराण कथा वाचक के रूप में भी देखे जाते हैं। हमारे आदरणीय प्रिय भाई साहब श्री विद्याधर मिश्र जी, श्री विद्याधर मिश्र जी का विषय है, इनका विषय है शिक्षक भूमिका, गौरव गरिमा एवं युग धर्म, पहला विषय। इसी के साथ ये मर्ज करेंगे दूसरे विषय को, समय अभाव कारण दो विषय एक साथ ले रहे हैं। दूसरा विषय आपका है शिक्षण में नैतिक मूल्यों का समावेश। ये दोनों विषय अति महत्वपूर्ण है, इस सत्र की जान है। आपसे सादर निवेदन कि आएं और सभी शिक्षकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को, युवा भाई बहनों को अपने विषय के माध्यम से गुरुदेव का संदेश अपने बहुत ही अनुभवी अनुभव के साथ और अनुभवी अंदाज में व्यक्त करेंगे। आदरणीय विद्यार्थी जी भाई साहब। धन्यवाद नवनीत भैया। नवनीत भैया ने वास्तव में परिचय बड़ा छोटा दिया है, मुझे तृप्ति नहीं मिली इस परिचय से। नवनीत भैया ने जो परिचय दिया है, कहा सूक्ष्म, तो आपको लग रहा होगा कि हम आके कहेंगे नहीं बहुत बढ़ा चढ़ा के कह दिया। वास्तव में बहुत छोटा परिचय दिया है। ये परिचय वास्तव में बहुत छोटा है, मुझे तृप्ति नहीं मिली। जो सबसे बड़ा परिचय मेरा है, जिसको सोच करके हनुमान की तरह हृदय उछल जाता है, गौरवान्वित हो जाता है, रामदूत। मैं उस श्री राम शर्मा आचार्य का शिष्य हूं और उनका दूत हूं, इस बात का सबसे बड़ा गौरव है। और ये प्रथम और अंतिम परिचय, ये प्रथम और अंतिम परिचय है कि मैं उनका शिष्य हूं और मैं उनका दूत हूं। विषय शुरू करेंगे, स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि बौद्धिक वर्ग बैठा हुआ है। सूत्र रूप में बात करेंगे, तेजी से करेंगे, डायरी पेन खोल लेंगे। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं बज रही है कि शंख लास्ट में बजेगा और जय करेंगे। डायरी पेन खोल लें और समझ लें कि लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर के स्वरूप में आ जाएं और बहुत कायदे से जागरूक हो जाएं। उससे पहले जो काम विद्यालय में करते हैं वही काम एक बार फिर से कर लें। विद्यालय में बच्चे आते हैं तो सबसे पहले असेंबली में प्रार्थना कराई जाती है, आइए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण। लेकिन भावना क्या होगी? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए सद्बुद्धि और उज्जवल भविष्य की मंगल कामना। कमर सीधी, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद। महामंत्र, देव मंत्र, वेद मंत्र, वह मंत्र जिसने दशरथ नंदन राम को भगवान श्री राम बना दिया, वह मंत्र जिसने एक ग्वाल बाल, एक कान्हा को योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण बना दिया। ऐसे महामंत्र का भाव भरा उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मातरं भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सूक्ष्म रूप से कण कण में विद्यमान
हमारे पिता, हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे सर्वस्व, हमारे सखा परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की वह दिव्य चेतना, समस्त 33 कोटि देव शक्तियों को नमन करते हुए मंचस्थ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे अग्रज, हमें अत्यंत स्नेह प्रदान कर उत्साहित करने वाले आदरणीय आरसी शुक्ला सर, हमारे जोन के समन्वयक महोदय, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के समन्वयक महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, और यहाँ सामने उपस्थित वो सभी हमारे अग्रज, हमारे विद्यालयों से आमंत्रित युग निर्माता एवं वो सभी अग्रज जिनकी आंखों में जो मेरे लिए प्रेम और स्नेह झलकता है, जिनके कारण मैं ऊर्जान्वित हूं, आशान्वित हूं और कुछ कर पाने की स्थिति में हूं, उन सभी मातृशक्तियों को, सभी भाइयों को करबद्ध प्रणाम। विषय की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा भूमिका की स्थिति नहीं है क्योंकि अब संचालन की भूमिका में नहीं है, अब विषय के दायित्व को लेकर के। जैसा कि भैया ने परिचय कराया, मैं स्पीड तेज रखूंगा इसलिए कि बौद्धिक वर्ग बैठा है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ठहर के समझाने की आवश्यकता है। भैया ने परिचय दिया, मैं एक बात को 5 मिनट में भी कहना जानता हूं और 50 मिनट में भी कहना जानता हूं। गुरुदेव ने सिखाया, प्रज्ञा पुराण के मंच पर उसी बात को 50 मिनट में भी कहते हैं जो बात यहां 5 मिनट में कहने जा रहा है। छोटी छोटी बातें कहेंगे, क्लिप रूप में लेके चलेंगे। डायरी पेन ओपन रखिएगा। पहला ही सूत्र बेकन ने कहा था कि जहां भी रहिए डायरी पेन पास रखिए, क्योंकि विचार किसी के गुलाम नहीं होते। जरूरी नहीं कि जो विचार अभी आए हैं वो 10 मिनट बाद दोबारा वापस आए। कई बार रास्ते में विचार आते हैं, आप विद्यालय पहुंचते हैं और अचानक फिर सोचते रह जाइए, लौट के विचार नहीं आते। इसलिए जहां मौका मिले, कभी कभी तो ऐसे शानदार विचार आते हैं मैं गाड़ी रोक करके लिख लेता हूं। मुझे पता है कि जब गाड़ी रोकेंगे तो विचार जा चुके होंगे। इसलिए हमेशा डायरी और पेन रखने की आदत रखिए। हमेशा, ये वेकन का सूत्र था, डायरी और पेन हमेशा साथ रखिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक एक करके सूत्र रूप ऐसे छोटे छोटे सूत्र लेते चलेंगे। भैया ने विषय दिया था हमको, आदरणीय रणधीर चाचा जी ने विषय का निर्धारण किया था और 2 विषय दिया था आधे घंटे का। 2 विषय दिया। 2 विषय क्या था? शिक्षक की भूमिका, शिक्षक की गौरव गरिमा और युग धर्म पहला विषय, और दूसरा विषय जो हमें याद है हमें दिया गया था शिक्षण में नैतिक मूल्यों का समावेश। तो शिक्षण में नैतिक मूल्य का समावेश होगा बाद में। मैं इस मंच से दोनों विषय का समावेश अवश्य करने जा रहा हूं कि दोनों विषय समावेशित कर लें जिससे समय बचे। पहले विषय पर आते हैं। ये बच्चों के साथ भी बात की जा सकती है। पहला प्रश्न ये है कि शिक्षक गरिमा अलग से क्यों कर रहे हैं? बच्चों का भी तो भाई भाई साहब ने किया था, यहां पर सम्मान समारोह सब कुछ हुआ था, टीचर भी आए थे, इससे ज्यादा टीचर आए थे, उसी समय कर लिए होते ये काम। ये अब क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि क्लासरूम जब मिक्स होती है ना, अगर आप पीएचडी स्तर के हैं और बच्चा नर्सरी का है, अगर उस दिन ये आपके साथ जो बातें कर रहे हैं अगर उनके साथ करते तो वो पागल हो जाता। क्लासरूम का एक अलग अलग स्तर होता है और क्लासरूम के अनुरूप बातें की जा सकती है। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बच्चों के सामने नहीं कही जा सकती लेकिन आपसे कही जा सकती हैं। उनके सामने शायद धृष्टता होती, शायद मर्यादा का उल्लंघन होता। तो आज बातें करेंगे छोटे छोटे सूत्र रूप में। आ रहे हैं आगे। विषय है शिक्षक गरिमा, शिक्षक की गौरव गरिमा, शिक्षक भूमिका और युग धर्म। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे गौरव गरिमा। पहले गरिमा जान लें, उसके बाद भूमिका जान लेंगे। क्योंकि जब तक गरिमा का पता नहीं होगा, जब तक छाती चौड़ी नहीं होगी, जब तक गर्व महसूस नहीं होगा ना, तब तक चाह करके भी कुल जान के कुछ करेंगे नहीं। तो गरिमा के लिए कुछ नहीं बताएंगे। शुरुआत हुआ था तो इस मंच पर जब चाचा जी आए थे तो एक बात कहे थे कि जापान में शिक्षक के लिए, ये जापान नहीं, भारत विश्व के कई ऐसे देशों में है जहां शिक्षक अगर कोर्ट में जाता है तो जज और खड़े हो जाते हैं। ये शिक्षक की गरिमा है। शिक्षक का स्थान अभी भी स्थूल दृष्टि से भी आप देखेंगे तो बहुत सारे देशों में बहुत शानदार है। उसका वर्णन नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ क्लिप दूंगा, इशारा कि इधर भी देखा जा सकता है, इधर भी। गौरव गरिमा पर आते हैं और गौरव गरिमा पर अगर देखें तो पहला ही मंत्र बोलने का मन कर रहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर। मुझे लगता है अब इससे बड़ी गौरव गरिमा क्या मिलेगी। ब्रह्मा क्यों कहा गया? क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर निर्माण की वृत्ति, उसके अंदर अपने शिष्य के अंदर निर्माण की वृत्ति उसके अंदर। कहते हैं एक शिक्षक के अंदर सृजन और ध्वंस दोनों उसके गर्भ में पलता है। सूत्र सुने ना, जो शिक्षक बैठे हैं मुझे लगता है मेरा क्लिप तुरंत पकड़ लेंगे कि एक शिक्षक के अंदर सृजन और ध्वंस, अभी तक आपने सारी सृजन की बात की, मैं बताऊंगा ध्वंस भी पलता है अगर शिक्षक चूक जाए तो पहली चीज गौरव गरिमा की बात करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर। गुरु के अंदर ब्रह्मा की शक्ति है, अर्थात उसके अंदर जो निर्माण के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनका निर्माण करने की सामर्थ्य है। दूसरा क्या है? निर्माण की बड़ी बात नहीं, हम निर्माण करें। आज वृक्षारोपण खूब हो रहा है, जितने लगा रहे हैं उससे ढेर काटने वाले भी पीछे से लग जा रहे हैं। तो निर्माण के साथ उसके पालन की स्थिति, आज चुटकुला चलता है कि वृक्षारोपण में क्या हुआ, मैं कहना नहीं चाहिए कि फला लीडर ने वो पेड़ लगाया, पेड़ को बकरी खा गई, बकरी को नेताजी बाद में खा गए। इस तरह के चुटकुले चल रहे हैं
कि मतलब पेड़ लग रहा है और उससे तेजी से के साथ खत्म हो जा रही है चीजें। तो एक मतलब ये जो माहौल बना हुआ है, तो क्या है, शिक्षक गुरु विष्णु भी है, उसके अंदर जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को पोषित करने की सामर्थ्य भी है, पुष्पित पल्लवित करने के लिए जल पानी खाद पानी देने की सामर्थ्य भी उसकी है। और गुरुदेव महेश्वर उसके अंदर जो उसके खेत में जो गेहूं की फसल लहलहा रही है, जो अच्छाई उसके अंदर निर्माण की गई है, जो पोषित की जा रही है, उसके अगल बगल जो कीड़े मकोड़े, जो खर पतवार निकल गए हैं, जो कीटनाशक चीजें निकल गई हैं, उन पर कीटनाशक दवाओं को छिड़क करके निराई गुड़ाई करके उनके संहार की वृत्ति भी गुरु के अंदर है। इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म। अभी इससे भी बड़ी बात तो बाबा कबीर ने कर दिया। क्या कह दिया? कह दिया कि गुरु अगर भगवान हाई कोर्ट है तो गुरु क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। हम केवल गरिमा का बोध करा रहे हैं एक एक लाइन में कि अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, असहाय हो जाएंगे। ऐसे तमाम दृष्टांत आज लेंगे नहीं। इसी काशी का दृष्टांत है, जब काशी में काशी नरेश को यज्ञ करना था और बृहस्पति के बड़े भाई समवर्ती के प्रकाश जी जब आने को तैयार नहीं तो कैसी कैसी स्थिति बनी, और जब समवर्ती प्रकाश जी आए तो सारे देवी देवता गिरते पड़ते चले आए थे। आज विषय नहीं है, मैं सिर्फ क्लिप छू रहा हूं। अगर समय हो तो मुझे लगता है कि फिर अगली लाइन मुझे कहनी पड़ेगी कि मेरी औकात ही नहीं है, इस माइक की न क्षमता है, न मेरे जीवन में इतनी सामर्थ्य है। मैं मर जाऊंगा इसी मंच पर, बेहोश होकर गिर जाऊंगा, लेकिन जब किसी को ऐसा लगा होगा तो किसी ने लिख दिया, सब कागज धरती करूं लेखन सब बनराज, और 7 समुद्र की मसी करूं गुरगुन लिखा न जाए। क्या सामर्थ्य, क्या बयां करेंगे? 7 समुद्र की मसी सामर्थ्य के परे है। शायद कोई रहा होगा मेरे जैसा, असहाय महसूस किया होगा, इतना बकबक करके उसको लगा होगा कह तो पा ही नहीं रहे जो कहना चाह रहे हैं। ऐसा सामर्थ्यवान पद हमको मिला हुआ है। और फिर अगली लाइन की कहा, यहां तक कह दिया गया, गुरु गोविंद दो खड़े। मैं तो सिर्फ क्लिप ले रहा हूं, मैं लंबे लंबे कोई प्रवचन नहीं करूंगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, अब बलिहारी गुरु आप लो जिन गोविंद दियो बताए। मां गायत्री के सामने खड़े होते हैं तो मां गायत्री से एक ही बात समझ में आती है कि आप धन्यवाद दीजिए मां कि मुझे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जैसा गुरु मिल गया कि मैं गायत्री दुर्गा और लक्ष्मी को जान पाया, नहीं तो मैं इनका चाह के भी लाभ ना उठा पाता। सारी दुनिया भरी पड़ी लाभ नहीं ले पा रही है। ये गुरु की सामर्थ्य है जो भगवान की महिमा को बता देता है, जो भगवान का सही इस्तेमाल करना सिखा देता है। ये गुरु की सामर्थ्य है। इतना सामर्थ्यवान है गुरु। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, सब आपने लिखा है। यहां तक हमारी भारतीय संस्कृति में अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो निगुरा शब्द एक गाली कही जाती है, एक गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता है निगुरा शब्द। ये इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि अगर अपनी गरिमा को, लेकिन इस गरिमा को पहचानना पड़ेगा। आज सारी समस्या की जड़ है, सारी समस्या की जड़ है अपनी गरिमा को। मैं गरिमा जब व्यक्ति पहचान लेता है तो कितनी ताकत आ जाती है। जो शिक्षक बैठे हैं, गरिमा पहचानने के बाद कितनी सामर्थ्य आती है। इसके लिए एक छोटा सा क्लिप लेते हैं। ये प्रत्यक्ष घटना है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इस धरती पर नहीं है। बहुत शानदार व्यक्ति, बहुत उच्च पद पर रहे। एक बार वो एक कबीले में गए हुए थे। कबीले में उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। कबीले में पहुंचे, उस कबीले में एक गाना चल रहा था। कबीले की भाषा हम लोग को कहां समझ में आने वाली। गाना चल रहा था और एक हट्टा कट्टा युवा घन लेके खड़ा था। घन समझ रहे हैं, पत्थर तोड़ने के लिए घन लेके खड़ा था और सामने विराट पत्थर रखा हुआ था। शायद हमारे जैसा आदमी 50 बार भी मारे तो कभी जिंदगी में न टूटे, हिले भी ना। विराट पत्थर रखा हुआ था और गीत चल रहा था, डम ड्रम झोल मजीरा कबीलों में जैसे चलता है। अचानक गीत चल रहा था और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने डायरेक्ट मुझे घटना बताई है, किसी किताब की नादा नहीं कर। उन्होंने क्या देखा कि गीत चलता जा रहा है, उस युवक के चेहरे पर रंग बदलता जा रहा है, चेहरे पर रंग बदलता जा रहा है। यहां भी परिवर्तन हो रहा है, विश्वास मानिए, जैसे आप आए थे वैसे नहीं जाएंगे अभी समापन पर। गीत चलता जा रहा था, उस युवा के चेहरे का रंग बदल रहा था, रंग बदल रहा था, रंग बदल रहा था, रंग बदल रहा था। और जो गीत का समापन हुआ, उस युवा ने खींच करके एक झटके में घन मारा और पूरा पत्थर चकनाचूर हो गया। लोग आश्चर्यचकित हो गए, जो 50 घन में ना टूटे वो एक घन में टूट गया, ऐसा कैसे? तो उन्होंने पूछा, तो जो दुभाषिया था, उस दुभाषिया ने समझाया कि इस गीत में इसके पूर्वजों का, इनके जो अग्रज हैं, इनके गुरु हैं, इनके संस्कार परंपरा है, उसका वर्णन था कि सोच तू भी पूत इसी चन्नी का, आज तुम्हारी बारी है। सोच तू किनका वंशज है, गौरव महसूस कर कि तू किनकी पीढ़ी का है। क्या उनके दूध को लजा देगा? क्या भारतीय संस्कृति में ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, क्या तू उनका वंशज नहीं है?
और उस गीत ने उसको अपने गौरव गरिमा का बोध कराया और फिर एक बार में चट्टान टूट करके चकनाचूर हो गया। अगर हम अपनी गौरव गरिमा को पहचान लें, आज गौरव गरिमा को पहचानने का दिन है। मैं बात कर रहा हूं, मैं भी धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं, हम दोनों को मिलकर चलना है। ऐसा नहीं कि मैं मंच पर खड़ा हूं तो मैं कोई तोप चीज हो गया, मैं आपसे बहुत श्रेष्ठ हूं। हो सकता है मैं कह रहा हूं मुझसे भी श्रेष्ठ यहां बैठे हो, लेकिन ये बातें हो रही हैं क्योंकि ऋषि की बात है, मुझ पर भी लागू होती है, आप पर भी लागू होती है, दोनों को मिलकर के प्रयास करना है। तो इस गौरव गरिमा के साथ अब शिक्षक की भूमिका पर आते हैं। मैं छोटे छोटे क्लिप लूंगा, शिक्षक की भूमिका पर प्रवेश करते हैं। एक लाइन कहा था, सृजन के उदाहरण तो 100 आपने सुने होंगे, बड़ा मुस्कुराहट होती है, लेकिन एक बात कहा था, शिक्षक के गर्भ में सृजन और ध्वंस दोनों पलता। उदाहरण 100 हैं, लेकिन एक उदाहरण पर्याप्त हो जाएगा, इसलिए हर चीज का एक ही उदाहरण लेंगे। अगर शिक्षक चूक गया, अभी तो बात शुरू कर रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हैं कि गरिमा तो खूब सुनी आपने, गुरु ब्रह्मा, दुनिया भर की बात सुन ली, महिमा सुन ली, बखान सुन ली, सब निर्माण इन्होंने ही किया है, सब डॉक्टर इन्होंने बनाया है। आए थे यहां से DIS सर, वो भी बोले, चाचा जी बोले इंजीनियर, डॉक्टर, IAS, PCS सब यही बनाता है। तो मुझे एक बात बताइए ना, चोर, बदमाश, गुंडा, मवाली, ये कौन बनाता है? पड़ोसी? मीठा मीठा गप, तीता तीता थू। आज शिक्षक गरिमा शिविर खुल के बात करेंगे और उसमें हम भी शामिल हैं, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। ये कैसे हो गया भाई? सारे श्रेष्ठ रचना आपकी हैं, तो जो बर्बादी के कगार पर लाकर सृष्टि को खड़ा कर दिया, उनका जिम्मेदार कौन? पड़ोसी? सारा अच्छा अच्छा हमारे हिस्से का, तो खराब किसके हिस्से का भाई? और यहां बात कर रहे हैं गायत्री परिजनों से, क्योंकि गुरुदेव ने इनको भी लोक शिक्षक कहा है। लोक शिक्षक की भूमिका में, शानदार शिक्षक की भूमिका में सारे लोग बैठे हुए हैं। एक उदाहरण देते हैं आपको, मात्र एक छोटा सा उदाहरण। एक नाम सुना होगा आपने, अंगुलीमाल। कोई मिल गया था जिसने अंगुलीमाल को जोड़ दिया समाज से। अंगुलीमाल समाज से टूटा हुआ था, अंगुलीमाल एकदम दुर्दांत आक्रामक बन गया था, समाज से कट गया था। लेकिन कोई गुरु मिला, कोई टीचर मिला जिसने उसको समाज से जोड़ दिया। ये तो आपने सुना होगा ना, सबने सुना है ना? जरा हाथ उठा दीजिए, कितने लोगों ने सुना है? किसी ने जोड़ दिया, सबको पता है ना? मुझे ये बताइए, किसी ने जोड़ दिया ये ठीक है, लेकिन ये पता चला आपको कि अंगुलीमाल बना कैसे? ये अंगुलीमाल को अंगुलीमाल किसने बनाया? शायद इस दृष्टि पर भाव नहीं गया होगा। अंगुलीमाल अपने विद्यालय का, अपने गुरुकुल का सबसे, बहुत ध्यान से, जितना ध्यान से सुन सकते हैं सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा इशारे इशारे में सूत्र को। अंगुलीमाल अपने गुरुकुल का सबसे मेधावी छात्र था। एक ऐसा मेधावी छात्र अंगुलीमाल बन गया, किसकी गलती थी? वही देखना है किसकी गलती थी। इसलिए बात कर रहे हैं कि यहां जो बैठे हैं उनमें सृजन भी पल रहा है, और चूक गए तो ध्वंस भी पल रहा है, विनाश कर बैठेंगे, पता भी नहीं चलेगा। अंगुलीमाल बहुत मेधावी छात्र था अपने गुरुकुल का, और जैसा कि शिक्षकों को अनुभव है, हम सभी लोगों का अनुभव है, सर तो पूरा संस्थान चला करके आ रहे हैं, कि जो विद्यार्थी बहुत आज्ञाकारी होता है, बहुत मेधावी होता है, वो टीचर का थोड़ा प्रिय ज्यादा होता है, वो हो ही जाता है, अपने स्वभाव से, अपने संस्कार से हो जाता है। आपके विद्यालयों में भी ऐसा होता होगा, हर जगह होता है कि थोड़ा आज्ञाकारी है, थोड़ा मेधावी है, थोड़ा आपकी बात मानता है, करता तो नजदीक आ जाता है। बहुत मेधावी छात्र था, इसलिए गुरुकुल में उसे गुरु जो है बहुत माना करते थे, बहुत प्यार किया करते थे, बहुत मेधावी छात्र था। अब क्या हुआ? बच्चों को जब देखा कि गुरुजी के काफी नजदीक ये बच्चा है, तो बच्चों को, अन्य बच्चों को उससे जलन आज भी होने लगती है, अरे गुरुजी के बहुत नजदीक है, बहुत प्रिय है, तो कुछ बच्चों को उससे जलन शुरू हो गई। जब बच्चों को जलन शुरू हुई तो बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने एक प्लानिंग किया और गुरुजी के दिमाग में एक काला पैदा करना शुरू कर दिया कि ये बच्चा जो है आपके न रहने पर घर में जाता है और इसके गुरु माता से संबंध, इस तरह की भ्रांति जो है उस टीचर के मन में, उस गुरु के मन में पैदा करना गुरुकुल में शुरू कर दिया। शिक्षक थोड़ा कमजोर थे, मैं बताना चाहता हूं, अगर शिक्षक कमजोर पड़ा तो कितना विनाश होता है। शिक्षक थोड़ा कमजोर पड़ गए, शिक्षक थोड़ा सा कमजोर पड़ गए, ठीक, शिक्षक कमजोर पड़ गए, और शिक्षक ने क्या किया? धीरे धीरे शिक्षक के मन में भ्रम पैदा होने लगा। और जब शिक्षक के मन में, जानते हैं, जब किसी के मन में तनिक भी शंका पैदा हो जाए तो व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। आप मिशनों में भी अनुभव करेंगे। सारा खेल है कि आपका लगाव प्यार अगर नहीं है, व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई, गुरुदेव कहते हैं बेटा मेरे अंदर अच्छाई और बुराई दोनों थी, जिन्होंने, दोनों पक्ष था, लेकिन जिन्होंने एक पक्ष को देखा उन्होंने जय जयकार की, जिन्होंने दूसरे पक्ष को देखा वो सारी चीजें लेकर के। मैं अभी बहुत विस्तृत जाने की स्थिति में नहीं हूं। तो शिक्षक के अंदर रोष पैदा, शिक्षक के अंदर एक भ्रम पैदा होने लगा। शब्द से कान का कच्चा होना बड़ा खतरनाक होता है, याद रखिएगा। जीवन में कान का कच्चा व्यक्ति सबसे खतरनाक हो जाता है और विनाश का ही कारक बनता है।
वो कान के थोड़ा कच्चा पड़ गए और नतीजा क्या हुआ कि वो कही गई बातों पर उनका बच्चे के प्रति व्यवहार बदलने लगा। और जब व्यवहार बदलता है तो बच्चे के अंदर भी गलतियां शुरू हो जाती हैं, नहीं भी हो रही है तो उसको लगता है गुरुजी ऐसा सोच रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं। उस बच्चे से त्रुटियां होने लगी, छोटी छोटी सामान्य त्रुटियां, और धीरे धीरे एक दिन गुरुजी ने उसको गुरुकुल से निकाल दिया। प्राचीन परंपरा में क्या था कि गुरुकुल से निकाला बच्चा समाज भी स्वीकार, आज भी यूनिवर्सिटी से कोई रिस्ट्रिकेट हो जाए तो बड़ी वो होता है, लेकिन उस जमाने में तो गुरुकुल से निकाल दिया गया। जब गुरु का नहीं हुआ तो समाज के काम का नहीं है, उसको बच्चे को समाज ने बहिष्कृत कर दिया। और उस बच्चे के अंदर एक रोष जागा, ये समाज इतना अंधा है, ये समाज बिना देखे अंगुलियां उठाता है, इस समाज को दिखाई नहीं पड़ता, केवल कही गई बातों पर अंगुलियां उठा लेता है। मैं इस समाज की अंगुली काट काट के पहनूंगा। और वो रोष उसके अंदर सवार हो गया और वो अंगुली माल बन गया, अंगुलियां काट करके पहनना शुरू कर दिया। एक शिक्षक चूका तो जाने कितने अंगुली माल पैदा होते हुए चले जाएंगे, और शिक्षक अगर जागरूक हुआ तो जाना कितना निर्माण करता हुआ चला जाएगा। मैं छोटी छोटी शिक्षक की भूमिका में लेता हूं। अब बात कर रहा था आपसे कि शिक्षक विषय को लेकर के दो विषय लेंगे। एक लेटर आपने बहुत पढ़ा होगा, शिक्षा विभाग में खूब रन करता है, भले संख्या कम है, लेकिन मैं आपको नहीं, केंद्र में उन्हीं को रख के बात करूंगा जो हमारे विद्यालय से शिक्षक आए। एक पत्र आपके यहां बहुत पढ़ा जाता होगा, अब्राहम लिंकन का पत्र। हो सकता है कि प्रधानाचार्य महोदय के कमरे में लगा हो, अक्सर बड़े बड़े कार्यालयों में पीछे लगा रहता है। उस पत्र में बहुत लंबा पत्र है, अब्राहम लिंकन ने अपने बच्चे के गुरुजी के नाम वो पत्र लिखा है। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो उस पत्र को पढ़े हैं? जरा हाथ उठाएंगे। बाप रे, कितने लोग ऐसे हैं जो उस पत्र को पढ़े हैं? मुझे लगता है इस धरती का सबसे ऐतिहासिक पत्र है। अगर आज ही नेट खोल के पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो नोट कर लीजिए, अब्राहम लिंकन जी का अपने बच्चे के शिक्षक के नाम पत्र। बहुत फेमस पत्र है, बहुत लंबा पत्र है, बहुत फेमस है। मैं उसकी सिर्फ 4 लाइनें यहां कोट करूंगा जो इस मंच पर काम की है। 4 लाइनें, काम की तो पूरा पत्र ही है, लेकिन मैं 4 लाइनें कोट करके बात को जोड़ना चाहूंगा। अब्राहम लिंकन लिखते हैं अपने बच्चे के गुरुजी को कि गुरुजी, मेरा बच्चा पढ़ लिखकर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, धर्मगुरु, पादरी, यह भी बड़ा पद है, आज भी सेना में धर्मगुरु का पद, यह बाद में बनेगा, उसकी जो क्षमता है वो बनेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि यह सब बनाने से पहले आप मेरे बच्चे को एक सच्चरित्रवान अच्छा इंसान बनना सिखाएं। यह उस पत्र की मांग है। मैं चाहूंगा, उन्होंने आगे लिखा है कि मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे को यह सिखाएं कि सुख और दुख में समान स्थिति में कैसे रहा जाता है। मैं चाहूंगा मेरे बच्चे को यह सिखाएं कि वो अपने मस्तिष्क को तो उच्च से उच्च मूल्य देने वाले के हवाले कर दे, लेकिन अपनी अंतरात्मा के मोल कभी न लगावे। बहुत लंबा पत्र है, इस लंबे पत्र का एक कोट है। यह शिक्षक के लिए बहुत यादगार पत्र है। एक अभिभावक ने अपने बच्चे के गुरुजी के नाम लिखा। स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं, अंतर्निहित क्षमताओं को उजागर करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्ति की अंतर्निहित क्षमताओं को, नोबडी कैन फिल फ्रॉम आउटसाइड, वी कैन प्रोवाइड ओनली इन्वायरमेंट। हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, सीखने सिखाने में सहयोगी बन सकते हैं, हम फिल नहीं कर सकते किसी के अंदर। अगर किसी को गलतफहमी है, अगर फिल कर पाते तो एक शिक्षक हर बच्चे को फिल करके हर बच्चे को बना देता जो बनाना होता। फिल करने की कैपेसिटी नहीं हमारे अंदर। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। इस पत्र को मैंने इसलिए कहा कि इस पत्र को जरूर जोड़िएगा। और दूसरी चीज, मिशन में शांति कुंज के मन से शिक्षक गरिमा शिविर में यह लाइन हमेशा कही जाती है कि हम सब प्रयास कर रहे हैं, इस धरती पर निर्माता सिर्फ 2 ही हैं, अदर्स आर यूजर्स ओनली। जितने धरती पर हैं सब उपभोक्ता हैं, निर्माता सिर्फ 2 ही हैं, या तो शिक्षक या अभिभावक, या तो शिक्षक या माता पिता अभिभावक। निर्माता सिर्फ 2 ही हैं, निर्माण यहीं से होना है। बाकी जितने हैं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, ये यूजर्स हैं, उपभोक्ता हैं, ये उपभोग कर रहे हैं। ये शांति कुंज के मंच का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको मैं आपको कोट कर रहा हूं आगे। निर्माता 2 ही हैं, और ध्यान रखें अब एक ही उपाय बचा है निर्माण करने का। क्या बचा है? या तो हर अभिभावक के अंदर शिक्षक की बुद्धि भर दी जाए, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का कौशल, शिक्षक की बुद्धि हर अभिभावक में भर दी जाए। आज भारतवर्ष जहां अभी भी हम जो है साक्षरता अभियान चलाने की स्थिति में कई जगहों पर है, ऐसे में हर अभिभावक को हम, आप जैसा शानदार योग्य शिक्षक, आप जैसा शानदार व्यक्तित्व, आप जैसा ऐसा कौशल विकसित कर दें। शायद इसमें समय लगेगा, होना चाहिए, प्रयास होगा, लेकिन समय लगेगा और लंबा समय भी लग सकता है।
तो एक काम तो यह हो सकता है कि हर अभिभावक के अंदर, इसको नोट करिएगा, हर अभिभावक के अंदर दो ही उपाय है, दो में से एक उपाय देखिए कौन सा सरल है, उसको तत्काल कर लिया जाए। या तो हर अभिभावक के अंदर शिक्षक की बुद्धि, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का कौशल स्थानांतरित कर दिया जाए, या हर शिक्षक के अंदर अभिभावक का दिल पैदा कर दिया जाए। दो ही उपाय, हर शिक्षक के अंदर अभिभावक का दिल पैदा कर दिया जाए। और यह आसान है, क्यों? क्योंकि हर शिक्षक अपने घर में अभिभावक भी है। यह उसका नित्य का अभ्यास है। जब मास्टर ट्रेनर में सब बाद में मैं लखनऊ बख्शी के तालाब में था, मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय सीनियर आईएएस ऑफिसर आदरणीय भगवती सिंह जी पाठ्य पुस्तक प्रभारी थे। बहुत लोग नाम भी सुने होंगे, मैं इसलिए ले रहा हूं कि बड़े नाम है, जैसे सुबह विजय किरानंद सर का नाम लिया सर ने। तो उस समय निदेशक आए हुए थे और मुझे संचालन का सौभाग्य, मैं मास्टर ट्रेनर भी था और संचालन के लिए भी मुझे मंच मिला हुआ था। ये प्रसारण सीधे जा रहा फेसबुक पे, उसके बाद भी बोल रहे हैं, क्योंकि बातें वही कही जाती हैं जो जीवन में सत्य हो और जिसे किसी भी चौराहे पर कहते हुए शर्मिंदगी का अनुभव न करना पड़े। तो उस संचालन के दौरान मुझे अच्छी तरह से याद है, जहां पर यह शब्द आया था सारी चीजों को लेकर के, कि शिक्षक की कौन सी विधा सर्वोत्तम विधा है। तमाम विधाओं पर डिस्कशन हो रहा था, तमाम विधाओं पर डिस्कशन हो रहा था। मुझे निदेशक जी की एक बात बहुत प्यारी लगी थी कोट करते हुए, जब उन्होंने कहा था कि अंततः सारी बात करते हुए निचोड़ वाली बात मैं अभी कर दे रहा हूं। उन्होंने निचोड़ में कहा कि अंततः मुझे इतना ही कहना है कि शिक्षक की जिस भी विधा से बच्चा सीख जाए, बच्चे का निर्माण हो जाए, वही विधा दुनिया की सर्वोत्तम विधा। सबकी अपनी अपनी विधाएं हो सकती हैं, सबके अपने अपने तरीके हो सकते हैं, मकसद एक ही है, निर्माण। अगर निर्माण हो गया तो वो दुनिया की सबसे सर्वोत्तम विधा है, जिस विधा पर हम बात कर रहे थे। और यहां पर साक्षरता की बात लेते हुए एक बात करेंगे, सारी की सारी खेल आत्मीयता का है। शिक्षक, एक गैप कहां पर है? गायत्री परिवार क्या काम कर रहा है? गायत्री परिवार देखा जाए तो कहीं ना शिक्षक और अभिभावक इन दोनों के नालायकियत की कमी को पूरा करने का काम कर रहा है। माफ करिएगा, यहां शिक्षक भी बैठे हैं, अभिभावक भी बैठे हैं और हम भी उसी में हैं। गायत्री परिवार इन दोनों की कमी पूरा करने का काम कर रहा है। आज का युवा आप देखें तो उसका आईक्यू छोड़िए, ईक्यू बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है। और इतना ज्यादा विकसित हो चुका है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि आज का युवा पहले के युवा से बहुत बदल चुका है। आज का बच्चा पहले के बच्चा से बहुत बदल चुका है। आप पुरानी पद्धति से, आपने एक चीज देखा होगा, जो लोग यहां पर हैं, बच्चों को आप स्कूल में दंड दे सकते हैं क्या? मार सकते हैं क्या? डांट भी सकते हैं क्या? नहीं अधिकार मिला है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छीन लिया गया अधिकार। क्या उचित है? आप घर में अपने बच्चे को नहीं डांटते हैं क्या? अपने बेटे को नहीं मारते हैं सुधार के लिए क्या? नहीं डांटते हैं क्या? तो क्या विद्यालयों में अधिकार छीन लिया जाना उचित है? ठीक है क्या? थोड़ी दंड देने की छूट तो होनी चाहिए टीचर को ना, लेकिन ये क्यों छीन ली गई? क्या उचित है? ये कैसे होगा निर्माण? लेकिन एक दृष्टिकोण से आप कहेंगे उचित नहीं है, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कुछ उल्टा बोला जाएगा इसलिए चुप है। लेकिन मेरी सहमति मानिए तो बिल्कुल उचित नहीं है, अधिकार पूरा छीन लेना ही चाहिए। एक शिक्षक का, एक गुरु का पीटा हुआ बच्चा कभी घर पर जाके मां बाप से नहीं कहेगा, लेकिन एक 30,000, 40,000, 50,000, 20,000 पाने वाला एक थर्ड क्लास एम्प्लॉई अगर किसी के बच्चे को पीटेगा तो लाठी लेके खड़ा हो जाएगा। क्यों पीटे भाई? जब प्यार देने का, आत्मीयता देने की स्थिति कम हो गई। आज हम विद्यालय जाते हैं और अगर हमारे विद्यालय का बच्चा बुखार में है, नाक भी बह रही है, तो 3 बार देखेंगे कि 5,000 की साड़ी है, 5,000 का सूट है। घर में आ जाए और अपना बच्चा जरा सा कहीं से कट गया हो, खून लग गया हो, या बुखार हो, या नाक बह रहा हो, या मिट्टी में सना हो, तो हम भूल जाएंगे कि मेरा 5,000 का सूट है, छाती से लगा लेंगे, भूल जाएंगे सारा कपड़ा। वो प्रेम, वो आत्मीयता जो अपने बच्चे के लिए है, क्या विद्यालय के उस बच्चे के लिए बन पा रही है? क्या उतना हमारा हृदय विकसित हो पा रहा है? और अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या अधिकार है मुझे? फिर क्या अधिकार है? हम प्यार नहीं दे सकते तो मारने का अधिकार कहां से मिल गया हमको? फिर निश्चित रूप से खतरे की घंटी है। और जहां प्यार है वहां विश्वास मारिए, मार निर्माण कर सकता, वहां दिक्कत नहीं है। किसी बच्चे को कोई बाहर का मार दे, ईगो बन जाता है, अपना पिता, सारी चीजें, लेकिन समय का परिवर्तन। दूसरी बात, एक चीज और, दूसरी बात, एक दो कारण है, दोनों कारण जोड़ रहे हैं। पहला कारण तो हमारा पक्ष, आपका पक्ष, दूसरा कारण एक और है। आज का बच्चा, उसका ईक्यू बहुत ज्यादा विकसित हो गया है, बहुत विकसित, बहुत आगे निकल गया बच्चा। उसके अंदर ईडीगो, सुपर ईगो जो है वो काफी वृद्धि कर गया। आपको जानना उदाहरण, मैं 3 पीढ़ियों का उदाहरण ले रहा हूं। एक उदाहरण अपने पिताजी दादाजी का, एक उदाहरण अपना, एक उदाहरण अपने बच्चे का। पहली पीढ़ी, मुझे लग रहा है कि सर भी सहमत होंगे, उसी पीढ़ी में, मेरे पिताजी की पीढ़ी में है, तो सर भी सहमत होंगे इस बात से कि अपने पिताजी, जब उस जमाने में आपके पिताजी थे,
तो हाल ये था बच्चों का कि तुझको जो पसंद वही बात कहूंगा, बीकर को जार कहोगे तो मजाल है कि दादाजी कह दिए और पापा जबान चला दे, बैठना तो दूर की बात है, खड़े रहे, जो कह दिए सो ब्रह्म वाक्य है, गलत सही हिम्मत नहीं कि जल्दी टोक दे। पुराने जमाने में लगभग यही परंपरा थी। हम लोग का समय आया, थोड़ा मिक्सअप था, कुछ कह लिए, कभी माहौल देखा, स्थिति देखी, कह भी लिए, सुन भी लिए, सुना लिए, थोड़ी मिक्सअप स्थिति थी। हम लोगों के समय तक ईक्यू का हाल यह था कि अगर हम घर में मार खा रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जीजीआईसी में रह रहे हैं और कभी मम्मी पापा पीट रहे हैं थप्पड़ से, सौभाग्य है, ये सौभाग्यशालियों को नसीब होता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आज भी खा जाते हैं कभी कभी। तो अगर पीट रहे हैं मम्मी पापा या डांट रहे हैं, उसी समय अगर सामने विद्यापीठ जीजीआईसी में रहते थे, विद्यापीठ से अगर कोई मित्र दरवाजे पर आ गया और हमको पिटता हुआ देख लिया तो शर्मिंदगी नहीं होती थी, बाहर आके मित्र को धन्यवाद देते थे, बड़े टाइम पर आ गया, नहीं तो और मराए होते, आज बहुत मराए होते, बड़ा मौके पर आ गए, तुम बच गई जान। ये उस समय के बालक की स्थिति थी। आज का छोटा बच्चा, माफ करिएगा, अगर वो पिट रहा है, डांट खा रहा है, पहली बात तो मुश्किल काम है, लेकिन अगर उसको पता चल जाए कि बाहर उसके मित्र ने देख लिया तो सुबह शायद पंखे को नसीब हो। कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, आज का इतना इमोशन है, खतरे की घंटी है, अगर वो प्रयोग आज कर दिया जाए तो शायद सुबह हम बच्चे को खो देंगे। आज का बच्चा मारते रहिए जड़वत हो जाएगा, कभी मनोवैज्ञानिक प्रयोग करके देखिए ना, मैं बच्चों पर करता हूं, आप मारते रहिए, डांटते रहिए, जड़वत हो जाएगा। छोटे बच्चे से 5 साल के प्यार से कह दीजिए, बेटा बेटा कर दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इतना कर देगा जितना आपने सपने में सोचा नहीं है, इतना सहयोग कर देगा। बच्चा बदल गया है, आपको भी बदलना पड़ेगा, समय बदल रहा है। अभी इसी की बात कर रहे हैं, अगला विषय यही लेकर के आ रहे हैं, छोटा छोटा लेंगे क्लिप, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, युग धर्म को लेकर के यहीं पर जोड़ेंगे, लेकिन अब बात कर रहे हैं शिक्षक की। सूत्र रूप में नोट करते जाइएगा जरूर, क्योंकि सब बातें याद नहीं रहेंगी, हिंट रूप में नोट कर लीजिएगा कि आज का बच्चा और पुराने बच्चों से, मेरे पास तमाम उदाहरण है, मेरे पास तमाम समझाने के एग्जाम्पलरी मेथड है, लेकिन समय का चक्र मुझे रोक रहा है, मैं बहुत ज्यादा प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि बिंदु छूना जरूरी है, कम से कम बिंदु पहुंचे थोड़े। एक चीज और, ये हेडिंग क्या है, कौन सी गरिमा शिविर है, शिक्षक कौन? आज यह भी स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। आज कई बार तो देख रहे हैं विद्वान को शिक्षक मान लिया जा रहा है। शिक्षक और विद्वान में बहुत अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। मैं दो वर्ड को कोरिलेट करूंगा और 2 वर्ड को अभी आपको क्लियर करूंगा, नोट कर लीजिए। पहला वर्ड शिक्षक ऑब्लिक विद्वान, दूसरा शब्द एकदम ट्रेनिंग सेंटर समझ करके पूरा अटेंड करिए। पहला वर्ड शिक्षक ऑब्लिक विद्वान, दूसरा वर्ड अभिभावक ऑब्लिक नागरिक। शिक्षक और विद्वान में वैसे ही अंतर है जैसे अभिभावक और नागरिक में अंतर है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हम सूत्र पर आ रहे हैं, एक एक लाइन में लेंगे, लंबा नहीं लेंगे कुछ भी। नागरिक कौन मैडम, एक अच्छा नागरिक कौन? अभी आप बात कर रहे हैं अच्छे शिक्षक की, तो अच्छे शिक्षक की बात बाद में करेंगे, पहले नागरिक पाते। एक अच्छा नागरिक सर कौन हो सकता है? कुछ क्वेश्चनियर हो, नवनीत भैया का पूरा मन था, ये सेशन, ये वर्कशॉप है, ऐसे नहीं मजा आ रहा है वन साइडेड सत्यनारायण भगवान कथा की तरह। हाँ, ये तो दूसरा वाला पार्ट आ गया, चलिए आ रहा है, लेकिन ये एकदम सही उत्तर है, लेकिन दूसरे वाले का उत्तर है। एक अच्छा नागरिक कौन? ये तो एक अच्छा अभिभावक हो गया, जिसने अपने माता पिता, अपने पत्नी, बच्चों का सबका निर्माण, सबका बढ़िया देखरेख किया, ये तो अभिभावक का एकदम शानदार गुण आपने बताया। दूसरा वाला उत्तर आपने दे दिया। अच्छा नागरिक कौन? हाँ, लगभग पहुंच रहा है चीजों को। एक शब्द में और कोई कहना चाहेगा? बोलिए बोलिए, आ रहा है, हाँ पीछे। हाँ, समाज के लिए। और बोलिए विजय भाई साहब। नागरिक कर्तव्यों का पालन। एक शब्द में एक अच्छा नागरिक कौन? जो स्वयं का शानदार निर्माण कर ले। एक शब्द में, एजुकेशनल लैंग्वेज में, जो आत्मनिर्माण कर ले। और ये देखिए, यहां पर गायत्री परिवार में भी व्यक्ति निर्माण की बात है। अपना निर्माण जितना शानदार, एक अच्छे नागरिक की पहचान क्या है? जो नागरिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए जो नागरिक दायित्व हैं, यानी अपना निर्माण जितना शानदार जो कर ले वो उतना शानदार नागरिक। आत्मनिर्माण, नागरिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए। अभिभावक कौन? जो अपने आश्रितों का शानदार निर्माण कर दे, जो उनके आश्रित हो, जो एक जिम्मेदारी मिली हुई है परिवार संस्था, उसका शानदार निर्माण कर ले। आपने कभी ध्यान दिया है कि बहुत बार आपको समाज में, स्कूल में, परिवार में, और यहां तक कि महापुरुष भी अगर आप रखेंगे तो श्रेणी में कई मिल जाएंगे,
कि बहुत बार एक व्यक्ति शानदार नागरिक तो बन जाता है, लेकिन शानदार अभिभावक महसूस करना ऐसा हो जाता है कि नहीं? कई बार एक व्यक्ति खूब शानदार है, उसका चिंतन, चरित्र, खान पान, रहन सहन सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस भी कारण से फैक्टर जो भी हो, लेकिन एक शानदार अभिभावक की भूमिका नहीं निभा पाए। और कई बार जस्ट उसका उल्टा भी होता है कि व्यक्ति परिवार पर तो डिसिप्लिन ठीक है, वातावरण ठीक है, अपनों के लिए बहुत बढ़िया कर रहा है सब वातावरण, लेकिन उसका अपना व्यक्तिगत चिंतन, चरित्र, जीवन शानदार नहीं है। यानी अभिभावक की भूमिका ठीक निभा रहा है, लेकिन व्यक्तिगत नागरिक के रूप में उसका अच्छा व्यवहार नहीं है समाज सामने। ये दोनों चीजें ठीक उसी रेसिप्रोकल में आ जाइए, शिक्षक और विद्वान। शिक्षक कौन? आमतौर पर अगर विद्वान की बात करें तो विद्वान कौन होता है? जो स्वयं ज्ञान का अर्जन कर ले, विद्वत्ता हासिल कर ले, वो विद्वान है। विद्वान होना और शिक्षक होने में अंतर है। वो अलग बात है कि आप ये कह सकते हैं कि ये विद्वान शिक्षक है, आप ये कह सकते हैं कि ये विद्वान शिक्षक है, लेकिन विद्वान और शिक्षक में अंतर है। विद्वान कौन? जो खूब ज्ञान का अर्जन कर ले। और शिक्षक कौन? जो अपने अंदर के ज्ञान को अपने बच्चों में स्थानांतरित कर दे, डिलीवर करने की कैपेसिटी जिसकी शानदार हो। कई बार पूछते हैं व्हाट टीचिंग इज ए साइंस एंड आर्ट? टीचिंग साइंस है कि आर्ट है? बोथ। वट एवर वी आर गोइंग टू डिलीवर, मैंने एक सिस्टमेटिक बनाया होगा ना बचपन में, साइंस की परिभाषा आप क्या पढ़े हम लोग? क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को, ये पैदाइशी वाला यही है ना जो आज भी काम आता है कक्षा 1 2 3 4 5 से लिए हुए। क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वट एवर वी आर गोइंग टू से दैट इज साइंस, बट हाउ वी आर गोइंग टू से दैट इज आर्ट। डिलीवर करने की कैपेसिटी। मेरे जीवन में, मैं नाम नहीं लूंगा, इसी काशी में शायद यहां पर उनके विद्यालय के बच्चे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कहूंगा नहीं, मेरे जीवन में एक ऐसे शिक्षक मिले जो जब क्लास लेते थे, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती है बनारस की, बहुत बड़ी हस्ती है, मैं नाम का पहला अक्षर लूंगा तो भी शायद लोग पकड़ लें, इसलिए नहीं लूंगा, नाम की अवहेलना नहीं करूंगा, यहां सब लोग जानते हैं, मैं उनका विद्यार्थी रहा 5 सालों तक। एक ऐसे शिक्षक मिले जो क्लासरूम में आते थे और सब्जेक्ट जब डिलीवर करते थे, इंटीग्रल डिफरेंशिएशन पढ़ाते थे, तो कई बार बोर्ड पर पढ़ाते पढ़ाते सवाल फंस जाता था, तो हेलो हेलो करके बाहर जाते थे। हम बच्चे समझ जाते थे कि नीचे ऑफिस में गए हैं, गाइड और कुंजी से देख के आएंगे। अभी बहुत लोगों को हंसी आ गई, लेकिन ये हंसी को हम अभी 1 सेकंड में गायब कर दे रहे हैं। मुझे आज तक जीवन में उनसे शानदार शिक्षक कोई नहीं मिला, आज तक जीवन में उनसे शानदार शिक्षक कोई नहीं मिला। वो लेसन प्लान तैयार करके आ रहे हैं, वो गाइड से आ रहे हैं, वो कैलकुलेट करके आ रहे हैं, वो किसी से पढ़ के आ रहे हैं, मुझे उससे क्या, लेकिन जो चीज उन्होंने मुझे डिलीवर कर दिया, वो मुझे जीवन में आज तक वैसा डिलीवर करने वाला कोई टीचर मिला नहीं जो ज्ञान उन्होंने दिया। तो डिलीवरी कैपेसिटी, एक शिक्षक के लिए डिलीवरी कैपेसिटी, आर्ट बहुत मायने रखता है। और उस आर्ट में एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिस माध्यम की बात करेंगे एक ही साथ जोड़ते हुए, चूंकि नैतिकता वाली बात भी उसी में जोड़ ली थी तो मैं अलग से समय नहीं लूंगा। उस आर्ट में एक बहुत बड़ा माध्यम है, क्योंकि कलाकार, बाहरी कलाकार जीत सकता है, लेकिन एक बड़ी बात है, बहुत गंभीर विषय की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना समापन की ओर जाएंगे उतना विषय की गंभीरता बढ़ेगी, बहुत गंभीरता की ओर आगे बढ़िएगा। विषय तो इतना है कि मुझे लगता है कि शायद शाम तक की पूरी क्लास, मैं इसीलिए बेचैन भी था कि कुछ विषय पहुंच जाए। एक बहुत बड़ी बात, बहुत सावधानी से सुनिएगा, इस दुनिया में टेक्नोलॉजी आदमी किसी से ले सकता है, लेकिन बात अभी हो रही थी नैतिक शिक्षा का समावेश। ये टॉपिक था हमारा, आगे का देखेंगे, शिक्षण में नैतिक मूल्यों का समावेश। मैं सब समावेशित करके एक साथ चलने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे समय की बचत हो सके, और कोरिलेटेड है भी, कोरिलेटेड है, मुझे अलग से रिलेट करने की आवश्यकता नहीं, वास्तव में कोरिलेट है एक दूसरे से। नैतिक मूल्यों का समावेश, बात अगर केवल फिजिक्स डिलीवरी, केमिस्ट्री डिलीवरी, मैथ डिलीवरी, बायो डिलीवरी की होती वहां तक ठीक थी, लेकिन बात है साथ ही साथ नैतिक मूल्यों के समावेश और संस्कार शिक्षण की। एक बात याद रखिएगा, बहुत सावधानी से, यह जीवन का व्यक्तिगत अनुभव प्रयोग किया हुआ सूत्र है गुरुदेव का। अगर किसी व्यक्ति को तकनीकी देना है, टेक्नोलॉजी देना है, आप किसी भी देश से हायर कर सकते हैं, लेकिन बात जब किसी की वृत्ति बदलने की हो, किसी की संस्कार बदलने की हो, किसी की आदत बदलने की हो, तो हमें उसका इतना सगा बनना पड़ता है जितना सगा उसकी अपनी वृत्ति न हो। एक शराबी का शराब इतना सगा होता है कि वो बाप छोड़ देता है, शराब नहीं छोड़ता है। शराब तो तभी छोड़ेगा जब कोई इतना सगा उसको मिल जाए कि उसको लगे कि अरे यार ये छूटा तो नुकसान हो जाएगा, इससे अच्छा शराब ही छोड़ दो, हटाओ। ऐसी आत्मीयता, गुरुदेव के शब्दों में आत्मीयता संवर्धन,
दुनिया के सारे संवर्धन बेकार जाएंगे। नोट कर लीजिए, आत्मीयता संवर्धन, आत्मीयता संवर्धन, आत्मीयता संवर्धन। व्यक्ति सीखता भी अपनों से है। विद्यालय के प्रशिक्षण में शांति कुंज के मंच से एग्जाम्पल कई बार हम लोगों ने कोट किया है कि व्यक्ति सीखता भी अपनों से है और व्यक्ति सिखाता भी। परायों के लिए कोई कुछ नहीं करता और न परायों से कोई कुछ लेता है। आपका बच्चा आपके घर में कुछ खाने को आ जाए, चाचा चाची, मामा मामी, दादा दादी, ताऊ जी, ना हमको दीजिए, छीन के खाता है। ट्रेन में कोई दे भी रहा हो, नहीं मुझे भूख नहीं, मालूम है ये पराया है, कुछ गड़बड़ कर सकता है। हम सिखाते भी तो यही है ना कि परायों से मत लेना, परायों से लेने में खतरा है, परायों का नहीं लेगा। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैंने प्रयोग किया है, 10 बार प्रयोग किया है, 20 बार किया है, 50 बार किया है। अब आपका देखें कितनी बार का प्रयोग है। आप विद्यालय जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं, सुबह टाइमिंग भी कम होती है, टाइम देख के निकलते हैं, हो सकता है अपने साधन से हो, खासतौर से भाई लोगों के लिए विशेष। आप बाइक से जा रहे हैं, रास्ते में 4 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, ABCD, कोई भी 4 बच्चे लड़ाई कर रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। पीछे भी पूरा एक अच्छे कोचिंग के ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे गिरीश भाई साहब बैठे हैं, उत्तर वहां से भी चाहिए, सारे टीचर का पूरा ग्रुप बैठा हुआ है। रास्ते में जा रहे हैं आप, बच्चे जो हैं लड़ाई कर रहे हैं, दिल पर हाथ रख के ईमानदारी से बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने बाइक को ब्रेक मारा है और उन बच्चों के पास जाकर के उनको गाली या लड़ाई या संस्कार शिक्षण के लिए थोड़ा समय देके, सड़क चलते अनजान की बात कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाड़ी को ब्रेक मारा है? हाथ उठाइए। इस कमरे में बैठे तो मुझे अपेक्षा थी कि यहां ऐसे तो मिलेंगे ही कुछ ना कुछ। कुछ ने नहीं मारा, वो भी ईमानदारी से हाथ उठाइए जिन्होंने नहीं मारा। जो मारे जो नहीं मारे, दोनों का रीजन बताएंगे क्या था आपका? जिन्होंने नहीं मारा उनका एक ही रीजन था कि हमारा है कौन, सड़क पर है लड़ाई कर रहा, हमारा है कौन। जिन्होंने ब्रेक मारा उनके जीवन में भी 2 अनुभव हुए होंगे, मेरे साथ ये अनुभव 20 बार हुआ है। आप जब जाके समझाएंगे ना तो बच्चा कहेगा, ए तुम कौन हो भाई, तुम अपने रास्ते जाओ, तुमसे क्या मतलब, तुम कौन बीच। देखिए तुरंत हुकारी इसी से आ रही है, ये दर्द सबका जग गया। तुरंत पलट करके जवाब आया, अरे हम कई बार किए, यही तो हुआ है हमारे साथ। पलट करके जवाब देता है, तुमसे क्या मतलब भाई, आप जाइए अपने रास्ते, आपसे क्या मतलब। पलट के जवाब दे देगा, युवा है तो और कड़ा और गंदा भी बोल सकता है। ऐसा कईयों के जीवन में हुआ होगा। उसी रास्ते आप जा रहे हैं, वहां ब्रेक नहीं मारे और आगे जा रहे हैं और आपका भतीजा या आपका भांजा किसी बच्चे के साथ गाली गलौज कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक मारने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, स्वतः ब्रेक दब जाएगा, स्वतः ब्रेक दब जाएगा और वहां आकर के आप उसको अधिकार पूर्वक डांटेंगे और वो भी जो है मामा जी गलती हो गई, चाचा जी गलती हो गई करके हंसते हुए भाग जाएगा, जवाब पलट के नहीं देगा। आपने सोचा ऐसा हुआ क्यों? किसी ने रोका, किसी ने नहीं रोका, किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना। क्यों? क्योंकि जिसने नहीं सुना वो आपको अपना नहीं समझता था, आपने नहीं रोका तो आप उसको अपना नहीं समझते थे, जिसके लिए रोका उसको आप अपना समझते थे और जिसने आपका सुन लिया वो आपको अपना समझता था। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि दुनिया में व्यक्ति सुनता भी अपनों की और सुनाता भी अपनों को है। परायों से कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होने वाला। टीचिंग टेक्निक में तो विशेष रूप से इस ध्यान रखेंगे इसका कि परायों से कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब आते हैं, इसमें छोटी छोटी बातों को लेकर के चलेंगे। इसमें बात आ रही थी 3 तरह की चीजें होती हैं। हम बेसिक्स पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं एटिकेट, शिष्टाचार। 3 वर्ड है, शिष्टाचार, सदाचार और संस्कार। शिष्टाचार पहली सीढ़ी है। 2 देश के नेताओं के बीच में भी रेड कारपेट वेलकम होता है, या चेहरे पर स्माइल लिए हुए होते हैं और अंदर अंदर एक दूसरे को काटने का भाव। क्या इस शिष्टाचार से आप युग का निर्माण करने पर सोच रहे हैं? दूसरा सदाचार, एक स्टेज आगे बढ़कर, और जब बार बार वो अभ्यास में हिस्सा बनता है तब जाके वो संस्कार रूप में, फिर नींद में भी होने लगता है, फिर करना नहीं पड़ता, फिर होने लगता है, फिर वो चाहे ना चाहे वो सड़क पर भी घूमता रहेगा। अगर संस्कार बन गया तो जाने अनजाने उससे वही होगा जो उसका संस्कार बन गया है सारी चीजों को लेकर के। तो मैं आपसे बहुत सारी बातें करने की मना स्थिति में हूं। मैं इस रास्ते की बात को कर रहा था, शोर और आत्मीयता की बात को लेकर के। इस सूत्र में 1-2 सूत्रों को छोटा छोटा ले लेंगे हम लोग। आदमी दूसरों से आत्मीयता संवर्धन की बात कर रहे थे, और एक चीज है अब जिस पर समापन की ओर आ रहा है, ज्यादा बिंदु नहीं लेंगे क्योंकि युग धर्म की ओर जाना है। एक लास्ट टॉपिक है युग धर्म, उसी समाप्त करेंगे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा तो मुझे आज मन बहुत था, क्योंकि अभी ये सेकंड पन्ने पर आए हैं, अभी सेकंड का भी हाथ थोड़ा था, लेकिन अब समेकित कर देंगे, छोड़ देते हैं। दूसरी बात, शिष्टाचार, सदाचार और संस्कार की बात हो गई। अब वृत्ति बदलने की बात हो गई। नैतिक मूल्यों के समावेश में सर के रहते ही एक हमने एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल आपको याद है ना?
ये मुझे टीचर्स ट्रेनिंग में कई बार इस एग्जाम्पल को दिया गया। हम फिजिकल एजुकेशन की क्लास लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन में अगर कोई बच्चा ये नहीं लिख पाया कॉपी पर, लेकिन दौड़ के वो आम के पेड़ पर चढ़ गया और पूरा फिजिकली फिट है, तो फिजिकल एजुकेशन में पास उसको माना जाना चाहिए, जो फिजिकली फिट दिख रहा है, कर रहा है प्रयोग। उसी तरह से नैतिक शिक्षा का आधार जो हमारे बोलने के सलीके, जो हमारा लिखने का तरीका, ये जो बनता चला जाए, नैतिक शिक्षा का अधिकार। मैंने बताया कि एक बच्चा देख रहा है कि वो सामने टीचर को चोट लगी और जिसने पिता के नाम के आगे श्री लगाया था, वो बच्चा जो है बैठे मुस्कुरा रहा है, और जिसने श्री लगाना भूल गया था और आपने 0 नंबर देके उसको फेल किया, वो बच्चा दौड़ के जाता है, अरे सर गिर गया, और तुरंत उठाता है, आपको बैठाता, मलहम लगाता है। एक बार विचार करने का प्रश्न है कि श्री लगाने वाला बच्चा पास किए जाने योग्य है या वो बच्चा जो पिता के नाम के पहले श्री लगाना भूल गया था अज्ञानतावश। बहुत विचार करने का ये विषय है। मैं आपसे बात यही कर रहा था नैतिक मूल्यों के समावेश में कि टीचिंग कर रहे हैं आप, टीचिंग करते करते कैसे नैतिक शिक्षा, टीचिंग करते करते हर विषय में आप आध्यात्म का समावेश कर सकते हैं, बस तरीका चाहिए। एक एग्जांपल मैथ का ले लेते हैं, एक एग्जांपल साइंस का, बस बात खत्म कर देते हैं। हर विषय में नैतिक शिक्षा का कैसे समावेश किया जा सकता है। मैथ्स में मान लीजिए मैं सेट और सबसेट पढ़ा रहा हूं, एक एग्जांपल, मैथ्स में मैं सेट और सबसेट पढ़ा रहा हूं, उसी समय मैं चाहूं तो बच्चे को गॉड की डिफिनेशन दे बता सकता हूं कि बेटा सेट देख रहे हो, ये पूरा कमरा जो है, इसमें सेट कितने लोग समझ रहे हैं, हाथ उठा दीजिए, सेट सबसेट कितने लोग समझ रहे हैं, चलिए अच्छा खासा वर्ग है समझ। तो ये कमरा जो है पूरा का पूरा एक सेट है, एक समुच्चय है, एक सेट है, और वी आर द सबसेट। इसके जितने भी एलिमेंट हैं वो इस कमरे का सबसेट है। हम बच्चे को सिखा सकते हैं कि बेटा गॉड इज नथिंग, ही इज द सेट ऑफ ऑल द गुड क्वालिटीज। ईश्वर की डिफिनेशन देना चाहे मैथमेटिक्स में आप जोड़ते हुए कि गॉड इज नथिंग, he is the set of all the good qualities and we are the subset of God. That's why each and every person have at least uniquity in his. ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर सद्गुणों का समुच्चय। बेटा मैथ्स में आपने समुच्चय पढ़ा है, वैसे ही ईश्वर है। दुनिया के ब्रह्मांड की जितनी अच्छाइयां हैं उनका गट्ठर बना के रख दीजिए और बता दीजिए बच्चे को यही ईश्वर है। ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयां यही ईश्वर है। और बेटा दुनिया में जितने भी गंदे से गंदा व्यक्ति हो, तुम्हारे दादा दादी नाना नानी ने तुम्हारे बचपन से पढ़ाया होगा कि बेटा दुनिया के हर इंसान के अंदर, बुरे से बुरे इंसान के अंदर एक अच्छाई जरूर होती है। क्यों? वी आर द सबसेट ऑफ गॉड। बेटा अगर हम सबसेट हैं तो सीधी सी बात है उसका एक अंश तो हमारे अंदर होगा ना। अगर हम इस कमरे के एलिमेंट हैं तो इस कमरे का एक हिस्सा है ना। तो यहां से आप बता सकते हैं कि गॉड की डिफिनेशन को लेकर के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, बच्चे को सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा रहे हैं, ठोस द्रव गैस पढ़ा रहे हैं। आप ठोस द्रव गैस पढ़ाते हुए बता सकते हैं कि बेटा वो आप कहिएगा कि बेटा यज्ञ किया करो, काहे? रामचंद्र जी किए थे, कृष्ण भगवान भी राजसू यज्ञ किए थे, तुम्हारे दादाजी भी करते थे, फलनवा भी करते थे, कहे जाए दा कुल जानी गई ना, हम ना जा ऊपर, हम ठीक है जवन करते ही सही है। आज बच्चा आपके रीजनिंग और लॉजिक के युग में जी रहा है, उसको साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता है। उसको बताइए कि बेटा यज्ञ के भौतिक दृष्टि को भी अगर तुम देखो तो तुम्हारा साइंस कहता है कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठोस क्या है? बेटा जब तुम बीमार पड़ते हो तो तुमको डॉक्टर टैबलेट देता है। तो बता रहे कैसे कैसे आप नैतिक शिक्षा का समावेश कर सकते हैं। खेल खेल में बात करते करते 2 मिनट में तुमको टैबलेट देता है, लेकिन टैबलेट बेटा जब ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है तो वो इंजेक्ट करता है। मींस लिक्विड इज मोर इफेक्टिव देन सॉलिड। लिक्विड का प्रभाव सॉलिड से ज्यादा है। और जब इंजेक्शन भी काम नहीं करता है तब कहां ले जाता है? वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन लगाता है। वो कौन सा फॉर्म है? बेटा हमारे ऋषि शब्द से ही रिसर्च बना है। हमारे ऋषि रिसर्च कर चाहें, उन्होंने खोज किया कि सारी जड़ी बूटियों को हव्यकृत करके अगर खिलाया जाए पिलाया जाए तो शायद नुकसान करेगा, लेकिन उसको धूम्र रूप में जब गैसीय फॉर्म में परिवर्तित कर दिया गया तो पूरी सृष्टि को लाभ मिलता हुआ, पूरे वातावरण का शोधन होता हुआ चला जाता है। इतना प्रभावी हमारा ये यज्ञ है। बच्चे को साइंस से बताइए ना। और इतना बताते बताते एक बात और जोड़ दीजिए कि बेटा तुम्हारा साइंस तुमको धोखा दे रहा है। साइंस में गलती नहीं है, लेकिन बताने वाले गलत बता रहे हैं। वो बच्चे को बताते हैं कि 3 ही रूप है। डॉक्टर साहब चले गए, नहीं तो मैं अभी बात करता हूं उनके सामने। बताते हैं कि पदार्थ के 3 रूप हैं। टैबलेट देते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगाते हैं, नहीं तो वेंटिलेटर पर ले जाते हैं। लेकिन एक चौथा काम भी करते हैं हमारे समाज के उपभोक्ता लोग, लेकिन हमें आपको बताते नहीं। आप बच्चों को बताइए, आप टीचर चौथा काम क्या करते हैं? जब लाइट लाल जलती है, जब उनकी औकात के बाहर का केस हो जाता है तो आके गार्जियन से कहते हैं आप प्रभु मालिक है प्रार्थना करो।
यह प्रार्थना विज्ञान पदार्थ का चौथा रूप है और इतना सशक्त विज्ञान है कि मरते हुए आदमी को न केवल जिंदा करता है बल्कि अगर प्राण निकल जाए तो सावित्री खींच लाती है सत्यवान के अंदर। इतनी सामर्थ्य हमारे प्रार्थना विज्ञान में। मजाक बना के रख दिया इस अध्यात्म को, बाजीगरी जादूगरी बना के रख दिया है इस परम विज्ञान को, सुपर साइंस को। इतना ज्यादा ये मजबूत है कि आज के युवाओं तक अगर पहुंचे तो युवाओं को, मैं कई बार कहता हूं कि गांव के बुजुर्ग पर खतरा है कि कोई जाके गुमराह कर लेगा, लेकिन हमारे जो युवा घूम रहे हैं ना, ये इंतजार कर रहे हैं कि आ जाए कोई राम का प्यारा, कोई वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को लेकर के आ जाए ढूंढते हुए। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप यहां पर कर सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजों को आप ले सकते हैं जगह जगह से। लास्ट बात पर आ रहे हैं, यज्ञ की बात हो गई, सब हो गई। एक सूत्र में तनाव प्रबंधन, चाहे तो हेडिंग डाल लीजिए, एक मिनट का टॉपिक, तनाव प्रबंधन। आज हाल क्या है, यहां जितने लोग बैठे हैं, पहले बच्चों का तनाव तो बाद में दूर करिएगा, पहले अपना मामला ठीक कर लीजिए। आप भला तो जग भला। अब इसको कुछ गंदे लोग अपने हिसाब से ले लेते हैं, लेकिन मैं इस सूत्र को बहुत शानदार सूत्र मानता हूं। कुछ गंदे लोग इसका मिसयूज करते हैं और कहते हैं कि व्यंग मारते हैं, आप भला तो जग भला, मतलब आपन लूट ला दुनिया का, आप भला तो जग भला। लेकिन यह सही सूत्र है, आप भला तो, अगर आप भला बन गए तो जग का भला होता चला जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। आप रास्ते में गुजरेंगे, ट्रेन से गुजरेंगे, सड़क पर चलेंगे, निर्माण ही निर्माण होगा, करना नहीं पड़ेगा। आप भला तो जग भला। कुछ नहीं करना है, केवल रोल मॉडल बना के सड़क पर घूमना शुरू कर दीजिए। दो चीज, रोल मॉडल बनाना एक काम और पब्लिक के बीच में जाना दूसरा काम। जब तक समय दान अंशदान नहीं करेंगे फिर नहीं होगा। तो आप भला। दूसरी चीज है, आप मुझे एक बात बताइए, जीवन में प्रेशर होना चाहिए क्या? इधर टीचर्स लोग बैठे हैं, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, अंतिम टॉपिक है, समापन पर आ गए। जीवन में प्रेशर होना चाहिए क्या? नहीं। प्रेशर होना चाहिए भाई साहब? ये प्रेशर तो सब बर्बाद कर रहा है ना। प्रेशर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं प्रेशर नहीं होना चाहिए। घर में खाना बनाती हैं कभी? प्रेशर कुकर है घर में? अगर उसमें प्रेशर न बने तो चावल पकेगा क्या? अगर प्रेशर कुकर में प्रेशर न बने तो आपका चावल पकेगा क्या? दाल पकेगा क्या? प्रेशर होना जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन याद रखिएगा, प्रेशर अगर आवश्यकता से ज्यादा हो गया तो क्या होगा? कुकर फिर घरों जलेगा, हम मरेंगे। यही हो रहा है। भगवान को नहीं मारना पड़ रहा, खुद इतना प्रेशर कुकर का प्रेशर बढ़ जा रहा है कि लोग अपने से विदाई ले रहे हैं। ये प्रेशर कुकर है हमारा शरीर, था, है और रहेगा, इससे वंचित नहीं हो सकते आप। लेकिन इस प्रेशर कुकर में जो सीटी लगी होती है आपके घर में, वो क्या करती है? आवश्यक प्रेशर को मेंटेन किए रहती है और अनावश्यक प्रेशर को रिलीज कर देती है। फिर क्या शानदार व्यंजन पकवान खाते हैं। ये शरीर हमारा प्रेशर कुकर है, गायत्री मंत्र उस प्रेशर कुकर की सीटी है। अगर आपने लगा लिया तो आपके जीवन के निर्माण के लिए आवश्यक प्रेशर को बनाए रखेगी और फालतू प्रेशर निकाल देगी और आनंद भरा जीवन आप जिएंगे। तनाव समस्या आएगी, मैंने कई बार कहा है। आज कुछ लोग कहते हैं कि भैया गायत्री परिवार से जुड़ जाब, आध्यात्म का वर्ण कह ले तो हमारे जीवन का समस्या खत्म हो जाई। फलनवा तो कहत रहना, हमके फलनवा कहत रहना तो बेवकूफ बनूना। जे दुनिया में कहे कि समस्या खत्म हो जाए, समझ लीजिए आपको धोखा दे रहा है। मैं बिल्कुल आपको गुमराह करने नहीं आया हूं कि आध्यात्म का वर्ण कर लेंगे, गायत्री मंत्र से जुड़ जाएंगे, गायत्री ये गुरु ऋषि की बातों को मान लेंगे। मैं गायत्री परिवार शब्द भी नहीं कर रहा हूं, ऋषि के सूत्रों को मान लेंगे तो मैं बिल्कुल आपसे नहीं कह रहा हूं कि आपके जीवन की समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात है, अगर मान लिए तो आप समस्या को खत्म कर देंगे और नहीं माने तो समस्या आपको खत्म कर देगी। इतना बड़ा अंतर है। अगर मान लिए तो उसी समस्या में, हम लोग के पास समस्या है ही नहीं, हम लोग ड्रामा करते हैं समस्या का, रोना रोते हैं, समस्या नहीं है हमारे जीवन में। अगर विवेकानंद की एक छोटी सी समस्या हमारे जीवन में आ जाए तो नानी याद आ जाएगी हमारी, आपकी। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक सारी दुर्दशा थी विवेकानंद की। लेकिन भारतीय संस्कृति की ताकत देखिए कि वो बेकार होती हुई जिंदगी, बर्बाद होती हुई जिंदगी इतनी शानदार पहुंच गई। चिन्मय भैया बहुत कोट करते हैं शांति कॉन्सेस को। अगर बेकार होती हुई जिंदगी पूरे भारत के लिए आइकॉन बन गई। अरे और एक जिंदगी दिखा दें आपको, सिर्फ बताने के लिए कि प्रेशर कुकर की सीटी जिसने लगाया उसका क्या हाल हुआ। एक युवा था, एग्जाम में फेल हो गया, परीक्षा दिया था आर्मी की, बहुत मन था पायलट बनने का, गया फेल हो गया। खाला के यहां से पैसा वैसा उधार लेके गया था, बचा नहीं था पैसा, चला गया ऋषिकेश के घाट पर आत्महत्या करने के लिए कि अब क्या करें, खत्म कर लो जिंदगी, बात खत्म हो गई। वहां पर एक ऐसे ही पीला पहने बाबा जी टहल रहे थे, जिनको आप बाबा जी समझते हैं। ये विश्व के ब्रह्मांड के सबसे बड़े काउंसलर के कक्ष में आज आप आए, हल्के में मत लीजिएगा।
इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े काउंसलर युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिनके काउंसलिंग कक्ष में आप बैठे, और ऋषियों के काउंसलिंग कक्ष में उनका औरा काम करता है, उनका आभा मंडल काम करता है। ये हमारा आपका कोई यहां किसी का प्रताप नहीं है, ये उनका प्रताप है। उनके सूत्र जाने कितनों को निहाल कर गए। जो आवाज में धमक है, ये आवाज में धमक मेरी अपनी औकात पर नहीं है, ये आवाज में धमक है कि जिस श्री राम शर्मा का सूत्र लेकर के आए हैं, मुझे पता है कि ब्रह्मांड का सबसे बढ़िया माल लेके आए, अब ढूंढे नहीं मिलने वाला। इस बात का गौरव महसूस होता है। तो वो युवा जा रहा था आत्महत्या करने, उन्होंने गए और भारतीय संस्कृति से जोड़ दिया, ये लो, इसके बाद मन हो तो कर लेना। और मालूम है उस भारतीय संस्कृति ने, उस गायत्री मंत्र ने, उस सद्बुद्धि ने, उस गीता ने, उस रामायण ने मालूम है क्या कर दिया? मरते हुए आदमी को न केवल जिंदा किया, बल्कि विश्व के क्षितिज पटल पर मिसाइल मैन के रूप में स्थापित कर दिया, जिसको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। एक ऐसा शानदार व्यक्तित्व, इतनी ताकत है इसको गढ़ने की। याद रखिए, बच्चों के निर्माण का सबसे बड़ा सूत्र है गायत्री मंत्र। प्रेशर कुकर की सीटी है, जाने अनजाने अगर उनके जीवन में पहुंचाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितना निर्माण होता हुआ चला जा रहा है। तो ये सब बातें चलती रहेंगी। ये धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का दौर है। और अब समापन बिंदु, एक टॉपिक रह गया है, कौन सा? शिक्षक की गरिमा हो गई, शिक्षक की भूमिका हो गई, नैतिकता का विकास हो गया। एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण छूटा है, जिसका नाम है युग धर्म। नोट कर लीजिए हेडिंग। इसी के साथ आज की बात का समापन करेंगे। युग धर्म, बहुत सावधानी से। अंत भला तो सब भला। वेल बिगिनिंग इज हाफ डन बट वेल डन इज वेल डन। अभी तक तो आपने बहुत अच्छा अटेंड किया, लेकिन जितने शानदार ढंग से अटेंड किया है उसका दुगुना उत्साह, उमंग और सावधानी बढ़ा दीजिए। युग धर्म क्या है? बहुत गुमराह हैं हम भी, हमारे पिताजी भी, हमारा बचवा भी। युग धर्म है क्या? यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चुन करके भाई साहब ने रखा है, बहुत शानदार विषय रखा है, क्योंकि आज इसी की आवश्यकता है। शिक्षक हो, अभिभावक हो, सबको युग धर्म निभाने की आवश्यकता है। धर्म की बात नहीं कर रहे। धर्म किसको कहते हैं? धारयत इति धर्म। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बीएचयू विद्यार्थी था, सेंट्रल लाइब्रेरी में मैं अक्सर शौक था तो खोजा गया था, तो धारयत इति धर्म, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। तो राम ने जो किया वो धर्म है कि नहीं है? है कि नहीं है भाई? राम ने जो किया वो धर्म है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, पहले सीता अपनी शादी करते हैं और फिर कोई सीता के बाद देखते हैं कि कोई रावण ना मिले तो रावण को पटियाते हैं कि या सीता को चुरा के ले जाओ तो हम भी राम बन जाए। अरे राम की नकल तो अगले वाले भगवान ने नहीं की, कृष्ण ने की। क्या नकल एक भी? क्यों? क्योंकि तब की परिस्थितियां बदल चुकी थी, परिस्थितियों की मांग बदल चुकी थी। युग धर्म गुरुदेव ने क्या परिभाषा दी? युगानुरूपेण धारयत इति धर्म, जो देश काल समय परिस्थितियों के अनुरूप धारण करने योग्य हो वो युग धर्म है। और युग धर्म सबका अलग अलग हो जाता है, समय की मांग से बदल जाता है। जो राम ने किया वो राम के समय की मांग थी। उसके बाद आसुरी वृत्तियां बढ़ गई थी त्रेता आते आते, ये द्वापर आते आते, तो उस समय कृष्ण ने 12 से 16 कला का अवतार, अर्थात और ज्यादा साम दाम दंड भेद लगाना पड़ा। उसके बाद बुद्ध आए, बुद्ध ने जो किया वो धर्म है कि नहीं? तो बुद्ध का धर्म निभाइए, सब लोग सोते हुए बीवी बच्चों को छोड़ के जाइए, अधर्म हो जाएगा कि नहीं? लेकिन वाह रे भारतीय संस्कृति, उस एक व्यक्ति से मांग थी, क्योंकि वो संस्कृति तबाही की ओर जा रही थी। एक व्यक्ति बलिदान कर दिया तो संभल गया मामला। तो उस एक व्यक्ति ने युग धर्म को निभाया और नतीजा क्या हुआ? वो सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के रूप में स्थापित हो गए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी आई और उन्होंने अपने समय की मांग को पहचाना कि हमारे ये जो भारत के बच्चे हैं, कल को जब बैठ करके शक्तिपीठ में शिक्षक गरिमा शिविर करेंगे तो कोई घोड़ों की आवाज से टापू कसता हुआ ना आवे और इनको कुचल के ना चला जाए। कम से कम स्वतंत्र हवा में बैठ करके सांस ले सके और अपनी अच्छी बातों को करे और समाज में प्यार और सहकार बढ़ा सके, समाज को सुंदर बना सके। इसलिए युग धर्म निभाते हुए उन 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल के युवतियों ने, माफ करिएगा, यहां पर मुझे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, जिनको लगता है कि बड़ी सस्ती मिली है ये स्वतंत्रता। 18 साल, 20 साल, 22 साल, और माफ करिएगा यहां बैठे लोग अपने कपड़े पर, अपने पैसे पर इतराइए मत। आप सारे लोगों में से पैसा कई लोगों का मिला दिया जाए, उससे ढेर तो भगत सिंह को उसी समय, झांसी की रानी उसी समय चाहती थी समझौता करके स्वर्ण मुद्रा लेके आनंद में रहती, सुरसुरा सुंदरी में डूबी रहती। लेकिन वो बेवकूफ थे ना। कई बार जाते हैं युवाओं से कहते हैं सिगरेट मत पियो, बोले हमारे बाप का पैसा, तुम कौन होते हो बोलने वाले। बस हम उनसे इतना ही कहते हैं, बेटा गलती हो गई। भगत सिंह बेवकूफ थे, अगर वो थोड़ा सा वो भी यही सोच लिए होते तो आज तुम बोलने के लिए यहां पर खड़ा भी ना होते।
उन महापुरुषों की लाश पर खड़े होकर के अगर हम मनमानी कर रहे हैं, अट्टहास कर रहे हैं, तो या तो हम पागल हो गए या तो हैवान हो गए। युग धर्म निभाने की आवश्यकता है। हमारे पिता बिल्कुल नहीं चाहते हमारे पूर्वज कि हम अपनी जान दे दें, लेकिन जिस लिए जान दिया वो तो करें ना। कम से कम इस अपने परिवार में, अपने समाज में अपना निर्माण करते हुए थोड़ा थोड़ा समय निकालकर वो हमारे लिए जीवन लुटा दिए, सारा ऐशो आराम छोड़ दिए, वो हमारे लिए सारा धन लुटा दिए, सब कुछ लुटा दिए। हम थोड़ा थोड़ा पैसा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके उनके इस बगिया को सुंदर नहीं बना सकते। आज युग धर्म की मान है समय दान ही युग धर्म। ऋषि के साहित्य का नाम है, नोट कर लीजिए। प्रबुद्ध वर्ग के लोग आए हैं, मैं चाहूंगा ये किताब जरूर खरीद करके ले जाएं। पुस्तक का नाम लिखिए, 2 ही किताब आपको रेफर कर रहे हैं फिलहाल, आज जरूर लेकर के जाएं। समय दान ही युग धर्म और दूसरी किताब का नाम है महाकाल का प्राणवान प्रतिभाओं को आमंत्रण। ये 2 बौद्धिक वर्ग के लोग बैठे, मैं अनुरोध करूंगा ये 2 साहित्य छोटे छोटे हैं, जरूर ले जाएं। जितने शिक्षक बैठे हैं, समय दान ही युग धर्म और महाकाल का प्राणवान प्रतिभाओं को आमंत्रण। जिसने युग धर्म को पहचान लिया वो निहाल होता हुआ चला गया। मेरे पास सभी जानते हैं कि इसके लिए भी कई एग्जाम्पल हैं, मैं आपको हजारों ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं। इस एग्जाम्पल के साथ अपनी बात को विराम दूंगा। याद रखिए, जिस किसी ने युग धर्म को पहचाना उसमें से कोई घाटे में नहीं रहा। इसीलिए गुरुदेव ने एक किताब और लिखी है जिसका नाम है, तीसरी किताब, ईश्वर से साझेदारी हर दृष्टि से नफे का सौदा। क्या नाम है? ईश्वर से साझेदारी हर दृष्टि से नफे का सौदा। ये युग धर्म अगर आपने निभा लिया, पहचान लिया, मैं आज बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन जिनका मन बन जाए, नंबर है, आप संपर्क में आइए। नवनीत भाई साहब किसी न किसी के माध्यम से आए हैं, आप संपर्क में आइए और आगे का जो है ये पूरा का पूरा प्रयास, सारी चीजें चलती रहेंगी। और निश्चित रूप से मैं जिस हिसाब से मेरे पास पॉइंट था उसका आधा भी नहीं टच कर पाए हैं, लेकिन आपने इतना ध्यान से, इतना ज्यादा सहयोग किया है विषय को देने में हमको, आप सभी लोग के हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद भाई साहब। गुरुदेव ने कहा कुछ भी नहीं असंभव होता जब संकल्प लिए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं। तूफानों के क्या भी साथ गर इंसान बदल सकता है, बदला जाए दृष्टिकोण तो हर इंसान बदल सकता है। दृष्टिकोण परिवर्तन की बात भाई साहब ने कही है। और गुरुदेव की जो ये एक बहुत बड़ा वाक्य है, दीप हूं जलता रहूंगा, मैं प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूंगा। भाई साहब ने IQ, EQ, SQ की बात कही, जो भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा का मूल उद्देश्य है, ध्येय है। आदरणीय भाई साहब ने सबके सबकॉन्शियस माइंड को बड़ा ही ऊर्जित कर दिया है। मनोविज्ञान में सबकॉन्शियस माइंड में एक बुक है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आप लोग मनोविज्ञान में आपकी लाइब्रेरी में बुक होनी चाहिए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जॉन मर्फी का बुक है। और उसमें कहा गया है जब कोई विचार बार बार किया जाता है, सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी विचार, जब आपके मन का साइकिल बनता है और मिनिमम 21 दिन तक वो विचार घूमते हैं, तो वह विचार आपके जीवन में फलित हो जाता है। तो यह जो सत्र है, हम यदि 24 घंटे का 21% निकालते हैं तो करीब करीब 4 घंटे आसपास आएगा। वो 4 घंटे का ये जो मंथन है आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रांग कर देगा। और ये इसमें गुरुदेव की चेतना, महाकाल की चेतना आपके अंदर प्रवेश करेगी और आपको इवेंचुअली कहीं ना कहीं से आप वो कर्म आपके आचरण में, आपके व्यवहार में, आपके चिंतन में घुस जाएगा, जिसका जिक्र आदरणीय भाई साहब ने बहुत ही बखूबी तरीके से कहा। आपने जो ये विधा पैदा की है एक्सपीरियंशियल लर्निंग की, आजकल जो हम लोग सत्र सेशन चलते हैं सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी बेस्ड लर्निंग, स्टोरी टेलिंग का एक पूरा लोग लर्निंग करा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बड़े बड़े जगहों से, और स्टोरी टेलिंग की विधा सिखाते हैं। यह विधा हमारे मिशन में बड़ा ही पुरानी विधा है कि मंच पर कहानी के माध्यम से, कथानक के माध्यम से बात करिए। आपने विज्ञान की बात कही, आपने रिसर्च की बात कही, आपने अपने जीवन के अनुभव की भी बात कही। अब इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए हम संचालक की भूमिका में आपसे ही निवेदन करेंगे कि आप मंच पर आएं और अपने मूल भूमिका संचालक की भूमिका में आएं और अगले वक्ता को
आमंत्रित करेंगे।